बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्राम। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं गुर्बत से निकलकर चीन में स्टार बनने वाला इंडियन शहरी जिसकी कामयाबी की कहानी किताबों में भी पढ़ाई जाती है। तो इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बी वाटर माई फ्रेंड, यानी आप पानी की तरह हो जाओ। ख़ुद को इतना लचकदार और आसान बनाओ कि आप हर सूरत हाल और माहौल के मुताबिक ढल सको। इस डायलॉग से अपनी कहानी का आगाज़ करते हुए दियोर रितौड़ी कहते हैं, मेरी ज़िंदगी में ब्रूस ली मार्शल आर्ट के जो मशहूर ज़माना अदाकार के इस मुकालमे की वजह से यू टर्न आया। दूसरी तब्दीली ब्रूस ली की ज़िंदगी पर मुबनी फ़िल्म ड्रैगन देखने के बाद आई। मैंने ब्रूस ली को देखकर मार्शल आर्ट सीखा। वो फ़न आज मेरे लिए मुफीद साबित हो रहा है। मेरे फ़िल्मों में एक्शन बहुत हैं, इसलिए मैं इन फ़न का भरपूर इस्तेमाल करता हूँ। ये कहानी इंडिया की शुमाली रियासत उत्तराखंड के गाँव कैम्ब्रिया सूर के 46 साला दिवाकर प्रसाद रितौड़ी की है, जिन्हें आज दुनिया देव रितौड़ी के नाम से जानती है। बहरहाल जब पहली बार सन 1998 में इन्हें मुंबई में एक बार कैमरे का सामना करने का मौका मिला था तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे। इस वक्त इन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन वो भी आने वाला है जब चीनी फिल्म इंडस्ट्री में ना सिर्फ वो बहुत शोहरत के हामिल होंगे बल्कि इतने कामयाब हो जाएंगे कि चीन के स्कूलों की निसाबी किताबों में इनकी कामयाबियों का तस्करा भी होगा। देव रितौड़ी की जद्दोजहद की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनिए तो ये 8वीं क्लास की बात है। इस वक्त मेरे घर की माली हालत इतनी ख़राब थी कि मैं नंगे पाँव स्कूल जाता था। इस वक्त मेरी फैमिली के पास गांव के सरकारी स्कूल की 1 रुपया फ़ीस भी अदा करने के लिए पैसे नहीं होते थे। अक्सर औकात ऐसा होता था कि जब मैं स्कूल से घर लौटता था तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। हम 5 भाई बहन थे। हमारे वालिद जो कमाते थे इसमें हमारे ख़ानदान का गुजारा इंतहाई मुश्किल से होता था, जिसकी वजह से मैं ख्वाहिश के बावजूद 10वीं जमात से आगे नहीं बढ़ सका। ख़राब हालात की बायस 1991 में 10वीं जमात की तलीम मुकम्मल करने के बाद मैं रोज़गार की घर से दिल्ली पहुंचा। वहां एक डेयरी फार्म में 350 रुपये माहाना तनख्वाह पर काम करने लगा। मुझे ये नौकरी अपने चचा की सिफारिश पर मिली थी। वो दिल्ली में रहते हैं और काम करते हैं। मैं काब, सहीरा और आसपास के गांव में डेयरी फार्म से मिलने वाला दूध साइकिल पर बेचता था। मुझे खुशी थी कि नौकरी मिलने के साथ साथ मैंने साइकिल चलाना भी सीख लिया था। मैं तकरीबन 1 साल तक डेयरी में काम करता रहा और फिर वहीं एक बिल्डर तामीराती शोबे में काम करने वाले शख्स के साथ काम करना शुरू कर दिया। यहाँ मैं कभी उनकी गाड़ी साफ़ करता और कभी उसे चलाता। मेरी तनख्वाह 500 रुपये हो गई थी। मैंने 1993 से 2004 तक इनके साथ 11 साल काम किया। कभी कभी इनके सख्त रवैये की वजह से परेशानी हो जाती थी। अपनी ज़िंदगी के अहम मोड़ के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि मैं एक बार 1998 में इनसे नाराज़ हो गया था तो मैंने इनका काम ये कहकर छोड़ दिया कि मैं हीरो बनने जा रहा हूँ। देव ने कहा कि इस वक्त मुझे ब्रूस ली की फ़िल्में देखने का जुनून था। ब्रूस ली की शायद ही कोई ऐसी फ़िल्म होगी जो मैंने ना देखी हो। पहली फ़िल्म जो मैंने देखी वो ब्रूस ली की एंटर द ड्रैगन थी। ब्रूस ली की फ़िल्में देखने के बाद मुझे मार्शल आर्ट्स में दिलचस्पी पैदा हुई। इन फिल्मों को डब किया गया था और इसी वजह से इनमें बोली जाने वाली अंग्रेज़ी साफ़ और आसान थी, जो मेरे लिए अंग्रेज़ी सीखने का एक अच्छा मौका था। मैंने नीचे लिखे हुए सब टाइटल्स पढ़कर अंग्रेज़ी सीखता था। मैं ब्रूस ली की ज़िंदगी पर मुबनी फ़िल्म ड्रैगन को देखकर सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। इसमें ब्रूस ली की हांगकांग से अमेरिका मुंतकिल होने के वक्त से लेकर तमाम जद्दोजहद को दिखाया गया है, जिसे देखकर मुझे लगा कि अगर ये आदमी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। इस फिल्म को देखने के बाद मुझ पर एक भूत सवार हो गया और मैं हीरो बनने के लिए मुंबई चला गया। मैंने वहाँ 1 साल तक मार्शल आर्ट सीखा और 1998 में पुनीत इसरा करैक्टर एक्टर जिनके साथ लड़ते हुए फिल्म कुल्ली में अमिताभ बच्चन ज़ख्मी हो गए थे, हिंदुस्तानी नामी टीवी सीरियल की हदायतकारी कर रहे थे और इन्होंने मुझसे कैमरे के सामने एक मुख्तसर डायलॉग बोलने के लिए कहा। मैंने डायलॉग याद कर लिया था, लेकिन जैसे ही लाइट्स और कैमरे मेरे चेहरे पर पड़ा तो मैं सब कुछ भूल गया और कुछ ना कह सका। मैं इसी दिन बहुत उदास था। कुछ दिनों बाद मैं वापस दिल्ली आ गया। मैं अपने फिल्मी अज़ाइम में नाकाम हो गया था, लेकिन मुंबई में रहते हुए मैंने मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल कर ली थी।
उन्होंने आगे की कहानी बताते हुए कहा कि दिल्ली वापस आने के बाद 2004 में मुझे हरियाणवी फिल्म छन्नो द ग्रेट में काम करने का मौका, जिसमें मेरा तकरीबन 6 मिनट का एक्शन रोल था। लेकिन मैं ब्रूस ली को अपने दिमाग से नहीं निकाल सका और हर वक्त मेरे जहन में यही फिक्र रहती थी कि मैं ब्रूस ली की सरजमीन तक कैसे पहुंचूंगा। मुझे वहां मार्शल आर्ट सीखना था, मैं वहां जाना चाहता था। इस वक्त मेरे जहन में एक गलत फहमी थी कि तमाम चीनी लोग मार्शल आर्ट जानते हैं। चीन जाने में मुश्किलात का जिक्र करते हुए देव कहते हैं, लेकिन अब मेरे सामने सबसे बड़ा मसला ये था कि चीन जाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं। इस कुलिये में था कि मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि इसके जानने वाले का चीन में एक रेस्टोरेंट है और मुझे वहाँ नौकरी मिल सकती है। जब मालिक ने मुझसे पूछा कि काम आता है तो मैंने कहा कि काम तो नहीं आता, लेकिन मैं सीख लूँगा, बस मुझे एक मौका दें। फिर उन्होंने मुझे 3 या 4 माह तक दिल्ली के किसी रेस्टोरेंट में काम करने का मशवरा दिया, जिसके बाद मैंने एक रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया, जहाँ मुझे तकरीबन 5,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर वेटर की नौकरी मिली थी। दिल्ली में 3 महीने तक काम करने के बाद चीनी रेस्टोरेंट के मालिक ने मेरा वीज़ा मंजूर कराया और 2005 में मैं चीन पहुंच गया। चीन आने से पहले मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे समझाया भी था कि तुम यहाँ सेट हो गए हो, वहाँ जाकर क्या करोगे, लेकिन मुझ पर तो वहाँ जाकर मार्शल आर्ट सीखने की धुन सवार थी। जब मैं हांगकांग पहुंचा तो ऊंची इमारतों सड़कों को देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां से तेज़ रफ्तारी से चलने वाली मेट्रो लेकर मैं शेंजन पहुंचा, जहां मैंने एक पंजाबी रेस्टोरेंट में काम करना शुरू किया। मैंने वहां 1.5 साल तक काम किया। इस दौरान मैं सबसे कहता था कि मुझे मार्शल आर्ट सिखाएं, तो वो कहते हैं कि हमें योगा सिखाओ। मैं उनको जवाब देता मैं योगा नहीं जानता, तो वो मुझसे कहते कि जिस तरह तुम योगा नहीं जानते इस तरह हम मार्शल आर्ट नहीं जानते। एक तवील अरसे के बाद मेरी एक गलत फहमी के चीन में ये हर कोई मार्शल आर्ट नहीं जानता दूर हो गई। पंजाबी रेस्टोरेंट में तकरीबन 2 साल तक काम करने के बाद मुझे बीजिंग के एक जर्मन रेस्टोरेंट में मुलाजमत मिल गई। इसके बाद 2010 में बीजिंग में एक अमरीकी रेस्टोरेंट में जनरल मैनेजर के ओहदे पर काम करने लगा। मैंने माकूल पैसा कमाना शुरू कर दिया था, इसलिए मैंने रेस्टोरेंट को अपना पेशा बनाने का फ़ैसला कर लिया। चीन में लोग हिंदुस्तानी खानों से वाकिफ़ नहीं थे, इसलिए मैंने यहाँ सकाफती थीम पर रेस्टोरेंट चलाने का फ़ैसला किया और 2013 में मैंने अपना पहला रेस्टोरेंट ज़ियान शहर में रेड फोर्ट के नाम से खोला। रेड फोर्ट लाल किला यानी कि रेस्टोरेंट सबको पसंद आया और वो चल पड़ा। 2 साल के अंदर मैंने 6 रेस्टोरेंट खोले और मैं उसके ऊपर चल पड़ा। सन 2015 में एक फ़िल्म डायरेक्टर मिस्टर थान मेरे रेस्टोरेंट में आए। उन्होंने मुझसे कहा कि इन्हें यहाँ एक छोटा सा शूट करना है, जिसमें आपको भी एक छोटा किरदार अदा करना होगा। इसमें मुझे फ़िल्म के हीरो को गेट से लाना है और इसे टेबल पर बिठाना है और इंडियन खाने के बारे में बताना है। तब मुझे 1998 का वो दिन याद है जब कैमरा देखकर मेरी टांगें कांपने लगी थी। आज एक बार फिर मेरे पास एक मौका था। मैंने सोचा कि देव आज नहीं तो फिर कभी नहीं। जब वो सीन शूट हुआ तो मैंने अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से निभाया। ये एक ऑनलाइन फ़िल्म थी जिसका नाम सवाद था। इस फिल्म को देखने के बाद एक और हदायतकार ने मुझे अपनी फ़िल्म में अहम गैंगस्टर का किरदार अदा करने का कहा। दूसरी फ़िल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया और उसके बाद मुझे फ़िल्में मिलने लगीं। उन्होंने बताया कि वो अब तक 35 से ज़ायद फिल्मों और ड्रामों में काम कर चुके हैं, जबकि चीन में इनके कुल 11 रेस्टोरेंट भी हैं, जिसमें 8 हिंदुस्तानी खानों के हैं और 3 चीनी खानों के। वो कहते हैं कि एक बार एक स्कूल के कई बच्चे इनसे मिलने हैं, जिनमें इनकी चीनी दोस्त की बेटी भी थी। इन बच्चों ने बताया कि दिव दौड़ी की कहानी इनकी 7वीं जमात की अंग्रेज़ी किताब में पढ़ाई जाती है। दोस्त की बेटी ने फिर इससे कहा कि अंकल ये सब बच्चे यकीन नहीं करते कि मैं आपको जानती हूँ, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लाई हूँ। वो कहते हैं कि मुझे 2018 में निसाबी किताब में शामिल किया गया था। इसमें मेरे चीन आने और कामयाब होने के बारे में बताया गया है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। हालांकि मैंने कभी कॉलेज का मुंह नहीं देखा, लेकिन आज चीन में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बच्चों की हौसला अफजाई के लिए मुझे बुलाती हैं। मैंने चीन में बहुत से अवार्ड्स भी जीत रखे हैं। मैं उत्तराखंड में अपने गांव कैमरियासूर का पहला शख्स हूं जिसने पासपोर्ट हासिल किया और जो बैरून मुल्क गया। मैंने उत्तराखंड से तकरीबन 150 लोगों को चीन बुलाया है, जिनमें से तकरीबन 50 लोग मेरे अपने रेस्टोरेंटों में काम कर रहे हैं। मेरे गांव के लोग आज चीन में हैं। मुझे हमेशा एक अफसोस रहता है कि मजबूरियों की वजह से मैं अपनी तालीम को आगे नहीं बढ़ा सका, लेकिन इसलिए एक रिटोरी फाउंडेशन भी कायम किया है जो उत्तराखंड के बच्चों की मदद करती है, ख़ास तौर पर मेरे इलाकों के बच्चों की। देव के तकरीबन 23 साल पुराने दोस्त महावीर रावत ने कहा कि हम दोनों 2000 में दोस्त बने, जब वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। इस वक्त मैंने इसका जज्बा देखा, तब मैंने सोचा कि ये शख्स मामूली नहीं हो सकता।
देव ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है और आज भी इन्हें कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना है। ऐसा नहीं है कि अगर वो आज कामयाब इंसान है तो इसे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन देव की हिम्मत इतनी बुलंद है कि वो तमाम चैलेंजेस को दिलेरी से हासिल करते हैं और दिलेरी से उनका मुकाबला करते हैं। वो वाकई ही सुपर ह्यूमन भी हैं। वो कहते हैं कि हम दोनों ने 2 साल तक चीन के एक रेस्टोरेंट में एक साथ काम किया। एक ज़माने में मैं देव की रहनुमाई करता था, लेकिन आज देव मेरी रहनुमाई करता है। आज मुझे देव को देखकर बहुत खुशी महसूस होती है। देव के बचपन के एक दोस्त रमेश पनोली पंजाब में रहते हैं और रमेश ने बताया है कि वो देव का बचपन का दोस्त है। देव के दिल्ली जाने के बाद वो भी दिल्ली चला गया था और तकरीबन 7 महीने दोनों ने साथ काम किया था। देव ने इन्हें चीन आने की दावत भी दी थी, लेकिन ख़ानदानी वजूहात की वजह से वो वहाँ नहीं जा सके। ये आज की एक वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट कर दिया करें। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।